नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में और उसके अराउंड जितना भी ड्रामा चल रहा है अभी सबके बारे में बात करते हैं। जिधर सबको पता है कि टॉम ने रिसेंटली अपनी सेकंड आई की सर्जरी भी करवा ली है, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड गाइस, क्योंकि जब टॉम एस्पिनल से उसके रिटर्न के बारे में पूछा जाता है तो टॉम का यहाँ पर यह कहना था कि वो तो अभी रिटर्न के बारे में सोच भी नहीं रहा। राइट नाउ अभी उसकी आई साइट बहुत ज्यादा बैड है, जहां पर वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद जब भी वो कोई डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो एकदम से उसे डिजीनेस हो जा रही है, और इसके साथ अगर वो ज्यादा फोन को यूज कर ले तो उसकी आई साइट भी हर्ट कर रही है। नॉट ओनली दिस, बट सर्जरी करवाने के बाद वो हर रोज 32 आई ड्रॉप्स डाल रहा है अपनी आई पर, बट उसके बाद भी उसे डबल विजन देखने को मिल रहा है। और वो जब भी ट्राई कर रहा है हल्की सी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने का तो वो ट्रेनिंग उसे सिक कर दे रही है। ऑल्सो इसके साथ, और ये बहुत बड़ी चीज है, जहां पर टॉम एस्पिनल का ये कहना है कि उसके आई साइट में एक ब्लैक स्पॉट सा बन गया है जो परमानेंटली उसको दिख रहा है और अभी तक ये रिमूव नहीं हुआ है। अब सारी अगर हम आई साइट की प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो ये लास्ट वाला मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बाकी चीजें तो चलो मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। टॉम का जो अभी डबल विजन चल रहा है वो भी हट जाएगा, बट ये जो ब्लाइंड स्पॉट है अगर ये नहीं हटता है और टॉम एस्पिनल इस ब्लाइंड स्पॉट के रहते ही फाइट कर लेता है, तो बाय चांस अगर कोई पंच उस एंगल से आ गया जहां पर टॉम को ये पंच दिख ही नहीं रहा है, तो ये चीज उसके लिए फाइट में बहुत बुरी हो सकती है। अब ये तो चलो टॉम की आई की प्रॉब्लम थी, बट इसके बाद टॉम एस्पिनल इनडायरेक्टली यूएफसी को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी शो करता है, जहां पर टॉम का ये कहना था कि एमएमए एज अ स्पोर्ट वो रियली बहुत ज्यादा लव करता है, ये उसकी लाइफ से बहुत ज्यादा क्लोज है। बट जब एमएमए की दूसरी साइड आती है, यानी कि जब बिजनेस साइड आती है, तो ये वो बहुत ज्यादा हेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फाइटर्स के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है और जब चाहे यूएफसी उन्हें रिप्लेस कर सकती है। इवन अगर कोई उन्हें इलीगल वे से भी हिट करता है जिसके बाद वो इंजरी उन्हें पूरी लाइफ तक अफेक्ट कर सकती है, तो तब भी यूएफसी इसकी केयर नहीं करती है, वो इसकी जरा भी शिट नहीं देते और कोई भी फाइटर की केयर नहीं करता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो लास्ट ईयर डायना वाइट ने कमेंट्स मारे थे, जहां पर डायना के अकॉर्डिंग टॉम एस्पिनल को बहुत ही लाइट इंजरी हुई थी, तो उसी को लेकर टॉम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है और यहाँ पर हम उसकी क्लियर फ्रस्ट्रेशन को देख सकते हैं। अब इसके बाद ड्रामा की बात आती है, जहां पर एक्स यूएफसी फाइटर जॉर्ज थॉमसन एक वीडियो को पोस्ट करता है और बेसिकली वो यहाँ पर एक रूमर को एक्सप्लेन कर रहा था कि उसे ऐसे सुनने में आया कि यूएफसी ने टॉम एस्पिनल को बोला है कि वो अपनी बेल्ट को वेकेट कर दे, बट टॉम एस्पिनल ने अपनी बेल्ट को वेकेट करने से मना कर दिया और टॉम एस्पिनल ने रिप्लाई दिया है कि अगर वो बेल्ट को चाहते हैं तो फिर यूएफसी को उसे रिलीज करना होगा। अब टॉम क्यों ये चाहता है कि वो अपनी बेल्ट को वेकेट ना करे बल्कि यूएफसी ही उसे रिलीज कर दे, तो जॉर्ज थॉमसन के अकॉर्डिंग टॉम एस्पिनल ये इसलिए चाहता है ताकि फिर वो बॉक्सिंग कर सके और यूएफसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो टॉम एस्पिनल को मना कर पाए। अब ये बस एक रूमर है और काफी लोग इसको झूठ बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है टॉम एस्पिनल और यूएफसी के बीच में। तो मे भी हो सकता है कि ये सारी बात ट्रू ना हो, बट कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो ट्रू हो, क्योंकि रिसेंटली ही लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा एक पोस्ट को डालता है जहां पर वो एक क्रिप्टिक मैसेज को लिखता है 1 2 3 एंड गो। काफी लोग इसको ये मान रहे हैं कि एलेक्स परेरा यहां पर हिंट कर रहा है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर वहां की बेल्ट के लिए फाइट करने वाला है। तो इसीलिए ये जो रूमर चल रहा है कि टॉम को बोला है यूएफसी ने कि वो अपनी बेल्ट को वेकेट कर दे, तो कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रू हो सकता है, क्योंकि अभी जो टॉम की कंडीशन चल रही है लग नहीं रहा है कि वो इतनी जल्दी फाइट करने वाला है, इसीलिए पूरी हेवीवेट डिवीजन फुल स्टॉप में आ चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि यूएफसी ट्राई कर रही हो कि टॉम अपनी बेल्ट को विकेट कर दे ताकि फिर वो एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गान की फाइट को बना दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट। अगर एलेक्स परेरा को रियली ऑप्शन मिल जाता है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर फाइट करे, तो एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर टॉम अपनी बेल्ट को विकेट नहीं करता तो डेफिनेटली मान के चलो कि इंटरम हेवीवेट बेल्ट बनने वाली है और इसके लिए एलेक्स परेरा एंड सिरिल गान फाइट करेंगे। तो ये पूरे ड्रामा को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि एक साइड टॉम एस्पिनल है जो जरा भी खुश नहीं है, एलेक्स परेरा और सारे फैंस का भी प्रेशर है कि परेरा को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो थर्ड बेल्ट के लिए कंपीट करे। सिरिल गान का भी बोल सकते हैं कि वो भी आइडल बैठा हुआ है, उसे पता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए ही होगी, तो ऑब्वियसली वो भी कोई और फाइट नहीं कर रहा है और वैसे भी अभी हेवीवेट डिवीजन की कंडीशन बहुत बुरी चल रही है। तो रियली ऐसा हो सकता है कि एलेक्स परेरा को फाइनली हेवीवेट डिवीजन में जाने मिल जाए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर वो मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव को लेकर काफी हार्श वर्ड्स का यूज करता है। तो शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा चिमाएव को लेकर रैंट करने लग पड़ता है और तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है शॉन स्ट्रिकलैंड, जहां पर स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि यूएफसी ने हामजा चिमाएव को क्यों रखा हुआ है। साल में एक बार हामजा चिमाएव फाइट करता है और उसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो वॉरलॉर्ड है, जो डिक्टेटर है, वो उसे इतना ज्यादा मनी दे देता है कि हामजा चिमाएव फिर से फाइट क्यों करे।
हमेशा की तरह हमसाद स्मॉल इंजरीज को लेकर कि उसकी पिंकी हर्ट कर रही है, इस चीज को लेकर वो 6 to 8 मंथ्स तक फाइट ही नहीं करता। तो इसीलिए जो भी मिडिल वेट डिवीजन के टॉप में है वो ज्यादा मनी को अर्न करेंगे बिना बेल्ट के लिए फाइट किए हुए, रादर देन कि वो हमसाद की वेट करें कि कब हमसाद चिमाएव वापस आए और वो कब बेल्ट के लिए फाइट करें। लेट्स सपोज के आने वाले 6 to 8 मंथ्स के बाद हमसाद फाइनली डिसाइड करता है कि वो नसरुद्दीन इमामोव के साथ फाइट करेगा। तो फाइनली अगर वो फाइट हो भी जाती है तो उसके बाद वंस अगेन हमसाद चिमाएव 8 मंथ्स तक फाइट करेगा ही नहीं। उसके और एंथनी हर्नांडेज जैसे फाइटर्स जो नंबर 1 कंटेंडर के लिए फाइट कर रहे हैं, उन्हें या तो इतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा या फिर अगर उनको मनी को अर्न करना है तो फिर उनको एक और फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमसाद इतना ज्यादा इनएक्टिव है कि वो जल्दी रिटर्न करेगा ही नहीं। तो जो भी नेक्स्ट टाइटल के लिए फाइट करेगा उसे ऑलमोस्ट 1 year to 1.5 years तक वेट करनी पड़ेगी कि कब हमसाद चिमाएव फाइट करता है। और इसी के साथ अगर रही इंजरीज की बात, तो हर कोई फाइटर को इंजरी होती है, वो अभी भी शो कर सकता है कि उसकी शोल्डर की इंजरी हुई है, वो इवन सबको एक्सरे भी दिखा सकता है। बट हमसाद चिमाएव ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसकी इंजरीज बहुत बड़ी हैं और फिर वो इतने टाइम तक फाइट नहीं करता है। शॉन स्ट्रिकलैंड की गाइस मैं एक बात से तो पूरा एग्री करता हूं, और ये एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो फैक्ट है कि रियली हमसाद चिमाएव बहुत ज्यादा कम फाइट करता है। अब ये तुम बोल सकते हो कि उसे बहुत जल्दी इंजरीज हो जाती हैं या फिर वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, आई गेट इट, बट तब भी अगर हम देखें तो इतना डोमिनेटिंग फाइटर को हर कोई देखना चाहता है कि वो और ज्यादा फाइट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ये देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी हमसाद चिमाएव एलेक्स पेरेरा को कॉल आउट करता है लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए, तो हर कोई हमसाद को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि एक तो हमसाद इनएक्टिव है, उसने एक बार भी बेल्ट को डिफेंड नहीं किया है, और वो बात कर रहा है एक और डिवीजन ऊपर जाकर बेल्ट के लिए फाइट करना। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन के बारे में, जहां पर रिसेंटली जोशुआ वैन अपनी नेक्स्ट फाइट का अपडेट देता है एंड इट्स लुकिंग लाइक जोशुआ वैन का नेक्स्ट ओपोनेंट कंफर्म हो चुका है। अब इसी के साथ यहां पर वैन ने एक और पोस्ट को डाला जहां पर वो ट्रोल कर रहा था कि क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट तत्सुरो ताइरा रहेगा या फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट मनल काप रहेगा। अब ऑब्वियसली इसको लेकर मनल काप रिएक्ट करने वाला था, जहां पर वो वैन को लिखता है हर कोई उसके लिए वेट कर रहा है कि वो 7 मार्च के इवेंट के लिए साइन करे, और क्या डिले चल रहा है उसकी साइड से, क्या उसके पेन में इंक खत्म हो गई है या फिर उसके हैंड शेक कर रहे हैं। ऑल्सो इसके साथ मनल काप जो जोशुआ वैन चार्ल्स जॉनसन से नॉकआउट हुआ था उसकी वीडियो को पोस्ट करता है और वहां पर लिखता है कि ये देखकर ही उसे चिल्स मिल रहे हैं और यूएफसी जोशुआ वैन को लिटरली उससे हाइड कर रही है, क्योंकि उनकी फाइट में जोशुआ वैन का मर्डर भी हो सकता है। स्ट्रेट अप मनल काप शॉट्स फायर कर रहा है जोशुआ वैन के ऊपर। और पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए कि तत्सुरो ताइरा या फिर मनल काप कौन रहना चाहिए जोशुआ वैन का नेक्स्ट ओपोनेंट, तो मेरी ओपिनियन में इट हैज टू बी मनल काप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइट है, ट्रैश टॉकिंग यहां पर बहुत बड़ी होगी और ऑब्वियसली ये फाइट ज्यादा सेल करेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। ब्रो, कॉनर ने रिसेंटली 2 शॉर्ट क्लिप्स को पोस्ट किया और ये दोनों क्लिप्स को देखकर सच में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, क्योंकि लग रहा है कि कॉनर मैग्रेगर 100% फोकस्ड है। सबसे पहले तो ये किक वाली क्लिप जहां पर क्लासिक कॉनर मैग्रेगर की तरह कॉनर यहां पर हॉप कर रहा है, वो साउथ पा से एकदम से ऑर्थोडॉक्स चले जाता है और फिर एकदम से हॉप करके वापस साउथ पा में आ जाता है और वहीं से मोमेंटम को गेन करते हुए स्पिनिंग व्हील किक। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो लग रही है कि कॉनर में अभी भी है, जो उसने इतने ज्यादा वेट को गेन किया था उसका भी ऐसा लग रहा है कि कॉनर ने बहुत ज्यादा ट्रिम डाउन कर लिया है। और इसके बाद अगर हम सेकंड क्लिप को देखते हैं तो यहां पर ये वाली सीक्वेंस को भी देखो, जहां पर सबसे पहले कॉनर डबल जैब को फेक करता है, जिसकी वजह से जो उसका स्पारिंग ओपोनेंट है उसका लेफ्ट गार्ड हट जाता है। फिर उसके बाद कॉनर अपने लेफ्ट हैंड को फेक करता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट का गार्ड पूरा खत्म हो चुका है और यहां पर कॉनर का आता है राइट हुक, जो ओपोनेंट के ऊपर क्लीन लैंड होता है। मे बी मैं कॉनर को अभी बहुत ज्यादा ग्लेज कर रहा हूं, बट इतने ज्यादा टाइम के बाद कॉनर को वापस आता हुआ देखकर जहां पर लग रहा है कि अब वो प्रॉपर वे से ट्रेन कर रहा है और जो व्हाइट हाउस में बोला जा रहा है कॉनर का रिटर्न, वो भी अब लग रहा है बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ग्लेज हो गया। बट हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि कॉनर मैग्रेगर फुल डेडिकेटेड वे से ट्रेनिंग कर रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।